नमस्कार दोस्तों, जैन टू एवरीवन। मेरा नाम कृष्णा सावत है और मैं आज आप सबको अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। लेकिन सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी से माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं वीडियो शूट करने में बहुत ज्यादा लेट हूं और आइंदा से ऐसा ना हो तो मैं आपको ये जरूर एश्योर करता हूं कि मेरी अब के बाद में एक एक वीडियो समय पर होगी, है ना। तो आइए अब शुरू करते हैं हमारा सेशन। तो आज का दोस्तों हमारा ये सेशन प्रॉपर्टी रिलेटेड फ्रॉड से होने वाला है। आपको मालूम होगा या आपको सुनने में आश्चर्य होगा, हमारे इंडिया में प्रॉपर्टी रिलेटेड फ्रॉड्स बहुत होते हैं। हमारे मैक्सिमम लिटिगेशन इस पे ही बेस्ड है ना। तो लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे कि एक फैमिली में छोटा भाई है और वो जॉब करने के लिए एक नेक्स्ट स्टेट जाता है। जब वहां से मतलब वो रिटायरमेंट लेकर जब वो मतलब बहुत सालों बाद अपने नेटिव प्लेस आता है, तो उसको सुनने में ये मिलता है कि मतलब उसकी जमीन पे उसकी अपने एल्डर ब्रदर ने हक जमा हुआ है अवैध रूप से, है ना। तो बहुत से लोग वहीं पर ही हिम्मत हार जाते हैं, बहुत से लोग अपना कोर्ट में फाइट करते हैं, है ना। तो आपको ये इतना ये फ्रॉड समझ में आया होगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट के नाम बताऊंगा जिन डॉक्यूमेंट को आपको पहले नोट करना है ना। और आप कोई अगर हाउस लेते हो या कोई फ्लैट लेते हो या कोई लैंड लेते हो, तो आपको वो सेलर से मांगना चाहिए। आपको प्रॉपर अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेट जरूर करना चाहिए, तो उसके बाद या फ्रॉड से अपने आप को सेव कर पाओगे। तो आओ अब शुरू करते हैं। मैं आपको लाइन बाय लाइन उन सब मतलब उन सब के नाम बताऊंगा। तो जो सबसे जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है अपना टाइटल डॉक्यूमेंट, है ना। इसमें क्या है अच्छा, इसका मतलब पहले मैं आपको बता देता हूँ। टाइटल डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें मतलब आपको उस व्यक्ति का नाम मिल जाएगा जो वो सेल करना चाह रहा है ना। अपनी जमीन को अपने हाउस को मतलब सेल करना चाह रहा है, उसका नाम लिखा है। तो उससे आप मतलब ये जान सकते हो कि वो जमीन या वो हाउस उसके नाम पर है या नहीं है ना। अब टाइटल डॉक्यूमेंट में भी सेल डीड होता है, विल डीड होता है और प्रॉपर कॉन्वेंसिंग डीड रहता है। अब मैं आपको मतलब चिंता मत करो, आपको अगर नहीं आ रहा तो मैं आपको इन सब का मतलब बताता हूँ। सेल डीड वो डॉक्यूमेंट होता है जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई बंदा है ना, ये इसको अपनी जमीन बेचना चाहते हैं या मतलब यूं समझिए या ये अपना इसको हाउस बेचना चाहते हैं, है ना। तो फिर मतलब ये क्या, तो ये अपना हाउस बेच रहा है और ये बदले में इन रिटर्न इसको मतलब 1 लाख रुपीज दे रहा है। तो ये तो हो गया सेल डीड, है ना। बिल डीड पे आते हैं। जैसे कि आपके आपके जो ग्रैंडफादर हैं, आपके ग्रैंडफादर ने आपके फादर को दिया और आपके फादर ने आपको जमीन दी है, तो उसको बोलते हैं विल डीड, है ना। इतना आपको मतलब आया समझ में। अब आगे चलते कॉन्वेंसिंग डीड क्या कहते हैं। कॉन्वेंसिंग डीड वो डीड होता है जो आपको जमीन मिलती है लेकिन म्यूनिसिपैलिटी वालों से मिलती है, चाहे वो जो भी शर्त हो उनसे मिलती है ना। तो उसको मतलब कॉन्वेंसिंग डीड कहते हैं। अब आगे चलते हैं कि बहुत से लोग जीपीए के माध्यम से, यानी कि जीपीए मतलब कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से जमीन क्यों लेते हैं और वो रजिस्टर्ड डीएलसी रेट का के माध्यम से जमीन क्यों नहीं लेते या हाउस क्यों नहीं लेते। उसका भी एक रीजन है, क्योंकि जीपे के माध्यम से इसलिए लेते हैं क्योंकि 500 रुपीज के स्टैम्प के उस पे ये मतलब जीपे के मतलब माध्यम से मतलब आप जमीन आराम से सेल कर लेते हो और ये सस्ता रहता है, इसलिए लेते हैं। लेकिन जो रजिस्टर्ड डीएलसी रेट है वो मतलब हर स्टेट का अपना अपना वेरी होता है। बहुत से स्टेट में वो 5 लाख लेते हैं, बहुत से स्टेट में वो 1 लाख लेते हैं। वो हर स्टेट में वैरी होता है। तो मतलब लोग क्या करते हैं कि यार हम क्यों इतना मतलब हम क्यों इतना लाख रुपए मतलब उनको दे, मतलब सरकारी उनको दे। हम मतलब लाख रुपए बचाकर हम अपना 500 रुपीज की स्टैंप पर हम अपना जमीन का मतलब ले लेते हैं या मतलब बेच देते हैं। हम उतना क्यों महंगा है, हम उतना क्यों मतलब महंगे में जाए। तो लोग वो महंगे के चक्कर में वो जीपे कर लेते हैं और उनको लास्ट में मालूम चलता है कि जीपे के उसमें क्यों नहीं लेना चाहिए था। फिर उनको लास्ट में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और बिलीव में दोस्तों, आप अगर जीपे के माध्यम से सभी लेते हो या बेचते हो, तो आप अगर जीपे के माध्यम से लेते हो हाउस को, तो लास्ट में आपको डिस्प्यूट का जरूर सामना
करना पड़ सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने एक बंदे से जीपी के माध्यम से वो हाउस को लिया, अब वो तो मर गया जिसने जीपी से किया था, जिसने आपको जीपे में आपको वो हाउस को ट्रांसफर किया था, और वो तो मर गया। लेकिन जो उसके जो बच्चे हैं, जब उसके बच्चे ये देखते हैं तो उसके बच्चे जरूर इस बात का जरूर क्लेम रखेंगे कि मतलब ये तो चीज इलीगल है और हमें अपना हाउस फिर से चाहिए, और वो मतलब उस हाउस पर अपना क्लेम कर लेते हैं। तो उस चीज में आपका डिस्प्यूट पे जाना जरूर निश्चित है। और जीपे क्या होता है, मैं आपको जीपे का मतलब बता देता हूँ। जीपे वो चीज होती है जैसे कि ओनरशिप तो मेरे पास रहती है, लेकिन मैंने अपनी जमीन के या हाउस के सारे राइट्स एंड डिटेल्स सब चीज मैंने अपने फ्रेंड को या मतलब अपने भैया को अपने इच्छा से मतलब ट्रांसफर किया, उसको बोलते हैं जीपी। और बहुत से लोग सस्ते के चक्कर में जीपे में जरूर फंसते हैं, वो मत फंसिएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी इसमें ये चीज बोली है कि आप अगर जीपे के माध्यम से जमीन को परचेज करते हो तो वो इलीगल है और वो नल एंड वॉइड माना जाए। तो अब आप सोच लो कि आप जीपे के माध्यम से मत ले लो, आप अगर प्रॉपर रजिस्टर्ड डीएलसी रेट के हिसाब से चलते हो तो मतलब आपको एक पीस ऑफ माइंड जरूर मिलेगा। तो आप इसके माध्यम से रहिए। अब आगे चलते हैं। अब आपको अगर यहां तक का समझ में आया हो तो अब आगे चलते कि चैनल डॉक्यूमेंट क्या होता है। चैनल डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होता है जैसे कि फॉर सपोज आपके ग्रैंडफादर ने आपके फादर के नाम पे जमीन को ट्रांसफर किया, आपके फादर ने आपके नाम पर जमीन को ट्रांसफर किया, जमीन ले लो या हाउस ले लो तो उसके नाम पे ट्रांसफर किया, तो ये जो हायरार्की है इसको बोलते हैं चैनल डॉक्यूमेंट। अच्छा, आप जब कभी भी जमीन को लेते हो तो अपने सेलर से तो आप ये जरूर कंफर्म कीजिएगा कि उसकी सेल डीड है कि बिल डीड है। अगर बिल डीड है तो उसकी जरूर ये चैनल डॉक्यूमेंट्स जरूर मांगेगा। आपको वहां से मालूम चल जाएगा कि इस जमीन पे कोई वो तो नहीं, इस जमीन पे कोई लफड़ा तो नहीं है या आपको कोई लूटने की तो कोशिश नहीं कर रहा। तो ये आप उसे चैनल डॉक्यूमेंट जरूर मांगेगा, है ना? तो ये जरूर मांगेगा और आपको बिल डेट से मालूम हो जाएगा, आपको बिल डेट से, है ना? अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है एक्यूम्ब्रेंस डॉक्यूमेंट, एक्यूम्ब्रेंस सर्टिफिकेट। अच्छा, मैं लास्ट में ना वीडियो के लास्ट में एक लाइव केस भी मैं आपको बताऊंगा। मेरे एक व्यूअर ने व्हाट्सएप के माध्यम से मतलब मेरे को पूरा अपना लाइव केस दिया है, उसका पूरा क्वेश्चन दिया है। अब मैं वो आपको लास्ट में वो सारा क्वेश्चन दिखाऊंगा और उस क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा लास्ट में, है ना? और वो जो उसने जो अपना लाइव केस दिया है वो इस पे ही बेस्ड है, एक्यूम्ब्रेंस सर्टिफिकेट पर बेस्ड है। ठीक है, एक्यूम्ब्रेंस सर्टिफिकेट क्या होता है, अब हम इस पे आते हैं। एक्यूम्ब्रेंस सर्टिफिकेट के मदद से आप लोन मालूम कर सकते हो कि उस जमीन में कोई लोन है या नहीं है। अगर सेलर ने उस जमीन के या उस हाउस के ऊपर कुछ लोन लिया है और उसने आपको जमीन बेच दी, आपको उस लोन के बारे में नहीं पता, आपने वो जमीन भी ले ली, ठीक है, और आपने ये एक्यूम्ब्रेंस सर्टिफिकेट के बारे में कुछ नहीं जानते और आपने ले ली, तो फिर ये हाई चांस है कि मतलब अगर फॉर एग्जांपल सेलर ने अगर वो लोन बैंक से ले लिया, जैसे फॉर सपोज एसबीआई से वो लोन लिया था और वो लोन हाउस के ऊपर लिया था, तो ये भी हो सकता है कि एसबीआई वाले आपके घर पे आ सकते हैं और आपके घर पे बोल सकते हैं कि आपने ये लोन इस हाउस के नाम पर लिया है, अब हम ये या तो आप ये लोन चुकाओ या फिर आपको ये हाउस हमको देना पड़ेगा, है ना? तब आप ये सोच में अब आप ये सोच में जरूर हो जाओगे कि यार मैंने कौन सा लोन लिया था, मैंने कौन सा लोन लिया था। जब तक आप सेलर के पास जाओगे तो ये माइट भी चांस हो सकता है कि वो सेलर रफू चक्कर हो गया हो और आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ हो। आज का जो लाइव केस है वो इस पे ही बेस्ड है। आज का ये केस वही है, मतलब ये केस लोन वाला फ्रॉड है ना? आज मैं आपको जो केस के बारे में बताऊंगा ये लोन पे ही बेस्ड है ना? ठीक है, तो आपके साथ में ये चीज हो सकता है। और हमारे इंडिया में एक फ्रेज है जिसको बोलते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज।
आप अगर ये बोलते हो कि मुझे नहीं पता, तो बिलीव मी दोस्तों, इसका कोई एक्सक्यूज ही नहीं है ना। आपको ये एक्यूम्ब्रेंस सर्टिफिकेट का पता होना चाहिए। और बिलीव मी दोस्तों, 99% लोग एक्यूम्ब्रेंस सर्टिफिकेट के प्रोसीजर की तरफ ही नहीं जाते, क्योंकि उनको मतलब ये लगता है कि ये झंझट है और इस झंझट में ही नहीं पड़ना है ना। आपको अगर एक्यूम्ब्रेंस सर्टिफिकेट के माध्यम से लोन चेक करना है, तो इसका एक स्टेप है। सबसे फर्स्ट स्टेप ये है, आपको एक फॉर्म फिल करना होगा, फॉर्म नंबर 22, है ना। उसको फिल किया, वो आपको रजिस्ट्री ऑफिस में मिल जाएगा, है ना। वो हर स्टेट में रहता है अपना। फिर आपको मतलब उसकी कुछ गवर्नमेंट फी पे करनी पड़ेगी, 100 से 200 के बीच में। वो मतलब स्टेट टू स्टेट वेरी होता है ना। फिर आता है रजिस्ट्रार। फिर रजिस्ट्रार की ये ड्यूटी बनती है, जैसे आप वो फॉर्म को सबमिट करते हो, फिर रजिस्ट्रार की वो ड्यूटी बनती है कि 15 से 30 डेज के बीच में वो मतलब उसका पूरा इंफॉर्मेशन आपको दे, है ना। 15 से 30 डेज का टाइम लगता है नॉर्मली, 15 से 30 डेज का टाइम लगता है। और उसके बाद में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि इस पे लोन है या नहीं है। और 99% दोस्तों ये हेल्पफुल ही होता है। तो दोस्तों, आप अगर कभी भी ऐसा मतलब लेते हो, या हाउस या मतलब कोई लैंड लेते हो या फ्लैट भी लेते हो, तो ये जरूर इसके बारे में जरूर मालूम कीजिएगा। आपको इसके मदद से जरूर मालूम चल जाएगा कि इस पे लोन है या नहीं है। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आते हैं, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। अच्छा, ये ओसी क्या होता है? ओसी दोस्तों, ये मोस्टली फ्लैट और सोसाइटी के केस में होता है ना। इसका हाउस से रिलेटेड या लैंड से रिलेटेड, ठीक है। अब मैं आपको इसका मतलब एग्जांपल के माध्यम से मतलब लेके चलता हूँ। एक बिल्डर है, एक बहुत बड़ा बिल्डर है, और वो मतलब एक जमीन लेता है। और उसका प्लान ये है कि मतलब उस जमीन पे मतलब वो सोसाइटी बनाएगा, और एक जो सोसाइटी बना के फ्लैट बना के फिर मतलब उसको फर्दर सेल करेगा, है ना। तो मतलब वो जमीन जो वो लेता है, और जब जमीन पे अपना मतलब सोसाइटी का कंस्ट्रक्शन शुरू करता है, तो उसके लिए उसको कुछ गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो करना होता है। उसके लिए वो सारे कॉम्प्लायंसेस को फॉलो करना होता है। जब वो सारे कॉम्प्लायंसेस को फुलफिल करता है, तो उसको गवर्नमेंट से एक ओसी लेटर मिलता है ना। और जब उसे ओसी लेटर मिलता है, जब वो फ्लैट फ्लैट सब बना देता है, और जैसे आप जैसे मतलब बिल्डर के पास गए, आपने उनसे ये बोला कि मुझे फ्लैट चाहिए, मुझे ये फ्लैट बड़ा अच्छा लग रहा है ना। तो आप ओसी लेटर दोस्तों उससे जरूर मांगना। ओसी लेटर, ओसी लेटर आप उसे इसलिए मांगना, क्योंकि होता क्या है कि लास्ट में मतलब इसमें गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन आता है, मतलब इंटरप्शन आता है। सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, मतलब इसमें गवर्नमेंट का इंटरप्शन जरूर आता है, ठीक है। अगर उस बिल्डर ने कोई भी कॉम्प्लायंसेस फॉलो नहीं किए होंगे, और उसने कुछ भी नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया होगा, तो गवर्नमेंट या फिर कोई प्राइवेट पार्टी का जरूर इंटरप्शन आएगा। तो उससे पहले ओसी लेटर जरूर मांग लेना। और बिल्डर की ये जिम्मेदारी है कि वो ओसी लेटर आपको जरूर दे, आपको जरूर इशू करके दे, ठीक है। उसकी जिम्मेदारी बनती है ना। तो आपको अगर ये समझ में आया हो, अब चलते हैं अलॉटमेंट लेटर के ऊपर। अब दोस्तों, अलॉटमेंट लेटर क्या है? अलॉटमेंट लेटर वो लेटर होता है जब आप बिल्डर के सारे नॉर्म्स को मतलब फुलफिल करते हो। नॉर्म्स इन दी सेंस, आप अगर मेंटेनेंस के सारे चार्ज भरते हो, आप अगर उस फ्लैट का जो भी वैल्यू है, आप उसकी सारी वैल्यू देते हो, और आप मतलब उसको बोलते हो नॉर्म्स। आप अगर मतलब वो सब चीज फुलफिल करते हो, तो जब वो बिल्डर आपका फ्लैट फ्लैट सब चीज बना देता है, जब आपको उस चीज का पोजेशन मिल जाता है, तब आपको वो अलॉटमेंट लेटर मिलता है ना। बहुत से लोगों को इसके इसके उसमें ही नहीं पता कि अलॉटमेंट लेटर क्या होता है ना। तो और ये अलॉटमेंट लेटर ना यूआईटी से बिल्डर को मिलता है, बिल्डर फिर आपको देता है ना। मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको अगर ये समझ में आया हो, तो हाउस टैक्स के ऊपर चलते हैं, हाउस टैक्स रिसिप्ट। अब दोस्तों, मेरा फिर से ये एडवाइस है कि जो भी मैं आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बोल रहा हूँ, इन सबको नोट कर लो, सो दैट आपको मतलब यूजफुल साबित हो, ठीक है, यूजफुल साबित हो। सो फ्रेंड्स, सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस। हाँ, तो फिर हम यहाँ थे हाउस टैक्स रिसिप्ट। मोस्टली ये हाउस टैक्स रिसिप्ट मतलब एक जमीन पे जो हाउस है, ये उस पे मिलता है, ये कोई एम्प्टी लैंड पे नहीं मिलता। और ये रेसिडेंशियल उस पे मिलता है, या फिर मतलब हाउस टैक्स मतलब आपको रेसिडेंशियल उस पे मतलब आपको मतलब फीस
सबमिट करनी होती है। या मतलब जो आपका मतलब आपको उस लैंड पे कोई बिजनेस रन हो रहा है, जैसे कि आपने मार्केट कॉम्प्लेक्स खोल लिया, तो आपको उसके से मिलता है। लेकिन जो बिजनेसेस हैं उनको थोड़ा ज्यादा हाउस टैक्स मतलब एफडीए वालों को देना होता है ना। और जो रेसिडेंशियल वाले उनको थोड़ा मतलब उनसे सस्ता देना होता है ना, वो हाउस टैक्स। हाँ, एफडीए मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, एफडीए अपना मतलब जैसे अपना वहां पड़ता है फरीदाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये मतलब हर सिटी का एक डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है जो वो अपने सिटी के डेवलपमेंट के लिए लेती है आपसे, हाउस टैक्स के रूप में लेती है। हाँ, बहुत लोग, हाँ इसमें क्या रहता है, इसमें बहुत बार सरकार नहीं मांगती है। अब चाहे वो वोट बैंक के चलते नहीं मांगती है, वो चाहे सॉरी होती है, लेकिन क्या है जब म्युनिसिपैलिटी वाले, जब नगर निगम वाले होश में आते हैं, तो उनको ये मिलता है कि यार अपना तो ये रेवेन्यू धीरे धीरे कम हो रहा है। तो उनका सबसे ज्यादा मेन पॉइंट यही रहता है कि हमको यहाँ से मेन रेवेन्यू जनरेट करना है। तो वो बहुत बार क्या रहता है, अगर आपके मतलब सेलर ने आप मतलब हाउस टैक्स नहीं दिया होगा, तो मे बी वो जो लेटर है वो लेटर आपके पास में आ जाएगा कि आपने इतना हाउस टैक्स नहीं दिया, अब आपको इतना सारा हाउस टैक्स आपको देना है ना। तब आप फंस जाओगे वहां पर। तो सबसे अच्छा है, आप जब कोई हाउस लेते हो, आप जब कभी कोई हाउस हाउस को मतलब परचेज करते हो, तो सबसे अच्छा है कि मतलब आप सेलर से मतलब वो हाउस टैक्स की सारी रिसिप्ट मांग लो। आप पहले पूछ लो कि आपने मतलब ऐसा कोई हाउस टैक्स सबमिट किया है कि नहीं किया। नहीं किया तो आप पहले अपना हाउस टैक्स का पूरा हर चीज मतलब नॉर्म्स को फुलफिल कीजिए, उसके बाद वो रिसिप्ट हमको दे दीजिए, ठीक है। और बिलीव में दोस्तों, वो आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। अच्छा, मैं आपको इस चीज में एक इंडियन जुगाड़ भी बताता हूँ, और वो इंडियन जुगाड़ ये है कि हाउस टैक्स के माध्यम से आप ये भी आइडिया लगा सकते हो कि वो जमीन इसके नाम पे है कि नहीं है, क्योंकि हाउस टैक्स के रिसिप्ट पर नाम उसका ही आता है जिसके नाम पे वो रिसिप्ट है, तो जिसके नाम पे वो जमीन या हाउस है ना। अब आते हैं अगले उस पे, सेवंथ पे। यहाँ पर व्हीकल व्हीकल पार्किंग फैसिलिटी, और ये भी सोसाइटी के पर्पस के लिए होती है। ये वैसे तो छोटा होता है, लेकिन इसका मतलब क्या रहता है, इसका मतलब ये रहता है व्हीकल व्हीकल पार्किंग फैसिलिटी का मतलब ये रहता है, इस केस में मतलब आपने अगर अपने सेलर से व्हीकल पार्किंग फैसिलिटी का कोई भी लेटर नहीं लिया, या मतलब आपने कुछ भी नहीं लिया, तो आप फिर मतलब अपने फ्लैट के अंदर, अपने खुद के फ्लैट के उसमें मतलब अपने बिल्डिंग के नीचे अपनी आप व्हीकल नहीं नहीं पार्क कर सकते हो, है ना। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप अपनी व्हीकल रोड पे पार्क करने लगोगे, आपको अपनी व्हीकल फ्लैट के उसमें तो करनी है पार्क। अब आपको अगर व्हीकल पार्किंग फैसिलिटी का लेटर नहीं मिला हुआ, तो मतलब आप नहीं पार्क कर सकते। तो सबसे अच्छा है कि आप अपने सेलर से पहले व्हीकल पार्किंग फैसिलिटीज का मतलब वो लेटर मांग लीजिए। अगर उसके पास में वो लेटर नहीं है, तो पहले उसको वो फीस बिल्डर को देना पड़ेगा, जब जाके वो ले सकते हैं, है ना। और बहुत बार मतलब फीस पे करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत बार वो व्हीकल पार्किंग फैसिलिटी उसी उस चीज में रहती है इंक्लूडेड, है ना। अब आपको अगर ये चीज समझ में आ गई हो, अब चलते हैं एट की तरफ। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्या रहता है, ये भी एक सोसाइटी के केस में रहता है। आप अगर सोसाइटी में फ्लैट लेते हो, तो उस चीज में क्या रहता है, मतलब आपको कुछ हर महीने मेंटेनेंस बिल देना होता है। तो मतलब आप अपने सेलर से पूछ सकते हो कि आपने हर महीने मतलब इस फ्लैट का मेंटेनेंस बिल पे किया है कि नहीं किया बिल। और अगर उसने नहीं किया है ना बिल पे, और आपने अगर नहीं पूछा है, तो वो सारा मेंटेनेंस का बिल में भी शायद आपको ही पे करना पड़ेगा, है ना। तो वो ज्यादा दिक्कत आपको ना हो, तो आप सेलर से जरूर पूछेगा इस बात को लेकर कि उसने मेंटेनेंस बिल पे किया या नहीं किया। और अगर उसने नहीं किया पे, तो उसको ये बोलिएगा कि आप मेंटेनेंस ऑफिस जाके सबसे पहले अपने सारे बिल को क्लियर करेंगे, और उसका नोडियस फॉर्म का सर्टिफिकेट हमको ला के दीजिए, सो डैट वो आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना, वरना फिर आपको दिक्कत होगी। अब आगे चलते हैं म्यूटेशन लेटर। अच्छा, मैंने आपको जो इससे पहले जो समझाया था, इससे पहले मैंने आपको चैनल डॉक्यूमेंट के बारे में समझा था। चैनल डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होता है जो ग्रैंड फादर ने आपके फादर को दिया, और आपके फादर ने आपको दिया। तो ये तो होता है चैनल डॉक्यूमेंट, ये तो एक फैमिली हायरार्की होगी, है ना। अब इस चीज का रिकॉर्ड सरकार के पास में भी तो होना चाहिए,
तो उसको बोलते म्यूटेशन। तो उसको बोलते म्यूटेशन, उस चीज का रिकॉर्ड मतलब म्यूटेशन के पास, मतलब सरकार के पास होना चाहिए, है ना। और म्यूटेशन को मतलब बहुत लोग जमाबंदी कहते हैं और नामकरण भी कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके आपके ग्रैंडफादर ने आपके फादर को दिए और आपके फादर ने आपको दिए, लेकिन आप मतलब इस चीज का म्यूटेशन ही नहीं किया, आपने म्यूटेशन ही नहीं किया, आपने उसको छोड़ दिया, आपने मतलब सरकार के पास में जाकर मतलब अपडेट नहीं किया। और ये मोस्टली हर स्टेट के मतलब हर सिटी मतलब तहसील में होता है, वहां पर इस चीज का म्यूटेशन किया जाता है, वहां पर रिकॉर्ड अपडेट होता है। आपने अगर वो अपडेट ही नहीं किया तो ये हाई चांस है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपके आपके हाउस के ऊपर आ सकते हैं और मतलब ये बोल सकते हैं कि इस जमीन पे आपको कोई हक नहीं है। तो सबसे अच्छा है कि मतलब आप मतलब ये चीज अपडेट जरूर कीजिए। और सरकारी नहीं, इस मतलब मे भी ये भी हाई चांस है कि आपके हाउस पे फिर किसी और पार्टी का क्लेम हो सकता है, या मतलब इस पे और भी ज्यादा डिस्प्यूट आ सकते हैं। और जो म्यूटेशन लेटर होता है ना, जो म्यूटेशन चीज होता है, म्यूटेशन प्राइमरी एविडेंस माना जाता है, एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एविडेंस माना जाता है। तो सबसे अच्छा है, आपने अगर अभी तक अपडेट नहीं किया तो पहली फुर्सत में जाके अपडेट कीजिए। मतलब इसमें आपके जमीन के कागज लगते हैं, आपकी विल लगती है, सब कुछ लगता है, और इस ये चीज अपडेट होता है। तो म्यूटेशन को जरूर अपडेट कीजिए, है ना, अपने गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में। तो ये प्राइमरी सोर्स है आपको, है ना। वरना हाई चांस है कि आपके उस पर भी डिस्प्यूट आ सकता है, क्योंकि आपने सरकारी में अपडेट नहीं किया, है ना। ये सब इंटरलिंक्ड है, ये जो अपना चाइना डॉक्यूमेंट और ये जो अपना म्यूटेशन है ना। अब आगे चलते हैं, आपका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट वो है कन्वर्जन सर्टिफिकेट। अच्छा, ये समझाने के लिए प्रॉपर्टी टू टाइप्स की होती है। पहली होती है एग्रीकल्चरल, फिर होती है कॉमर्शियल। अब आपने जैसे जमीन तो ले ली अपने सेलर से, है ना। अब आप मतलब उससे पूछना भूल गए, फॉर एग्जाम्पल आप उसे पूछना भूल गए कि इस जमीन का कन्वर्जन सर्टिफिकेट है कि नहीं है। और आपको जैसे एग्रीकल्चर लैंड पर आपको जैसे एग्रीकल्चर नहीं करना है, आपको जैसे एग्रीकल्चर लैंड पे कुछ अपना कमर्शियल बिजनेस करना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको फैक्ट्री एस्टेब्लिश करनी है, तो फिर हाई चांस है कि आपके घर पे नोटिस आ जाएगा गवर्नमेंट ऑफिशियल की ओर से कि सर आपने कन्वर्जन सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया और आपको ये सबमिट करना होगा। और आप अगर सबमिट नहीं करते तो आपका ये सीज कर लिया जाएगा, सो एंड सो, मतलब आपका ये मतलब आ जाएगा नोटिस। तो मतलब सबसे अच्छा है कि उससे पहले आपको अगर ऐसा फ्यूचर प्लान है तो आपको पहले अपने सेलर से कन्वर्जन सर्टिफिकेट भी मांगना होगा, ठीक है। इसका कन्वर्जन सर्टिफिकेट लगता है जहाँ से आपको एग्रीकल्चर लैंड पे मतलब कुछ आपको कुछ कमर्शियल एक्टिविटी करनी है तो उसका लगता है। जैसे कि आपको जैसे कोई कमर्शियल लैंड है, आपको जैसे उस पर अपना एग्रीकल्चर करना है, आपको मतलब वो चीज नहीं करना, तो उसके लिए भी लगता है, उसके लिए भी कन्वर्जन सर्टिफिकेट लगता है। तो फ्रेंड्स, इतने सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, और प्लीज दोस्तों इस चीज को नोट जरूर कर लो। और आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो मेरी वीडियो को रिमाइंड करके फिर से सुनिएगा, तो आपको जरूर समझ में आएगी। हाँ, और मैं आपको कुछ एडवाइजेस भी देना चाहता हूँ। फर्स्ट एडवाइजेस ये है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरी चेक करनी चाहिए सेलर से, और इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, और जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, है ना। सेकेंड एडवाइस मेरी ये रहेगी, जो सेलर है उसके बिहेवियर को स्टडी करना बहुत जरूरी है। अगर वो आपसे कुछ ज्यादा जल्दबाजी कर रहा है, आपको ज्यादा फोर्स करे कि भाई ले लो ले लो ले लो ले लो, और हम फटाफट से ये डील क्लोज कर दें, तो ये जो फटाफट है इसका क्या मतलब होता है। तो पहले आप इसका मतलब जरूर समझिए, और हमेशा आराम से मतलब देखिए, जल्दबाजी में फैसले मत कीजिए, है ना। अब अब चलते हैं हम अपनी वीडियो के लास्ट लास्ट उस पे, जहां मैंने बोला था कि मैं अपने एक उनमें से एक व्यूवर का मैं आपको लाइव केस भी बताऊंगा। अच्छा, इसका लाइव केस ये है कि 2016 में इसके फादर ने एक हाउस परचेज किया था, है ना। और सेलर ने क्या किया, मतलब सेलर ने उस हाउस को सेल कर दिया, एंड होल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वाज कंप्लीटेड, यानी कि उसके पास में सेल डीड है वगैरह है, सब चीज है, उसने सब चीज को मतलब नॉर्म्स को फुलफिल किया है, ठीक है। एंड वाज आल्सो पेड अमाउंट टू द ओनर, है ना। उसने सारा उसने सारा मतलब हिसाब किया है
और वो हाउस उसके नाम पर हो चुका है ना। अब क्या है, मतलब द प्रॉब्लम इज दैट द yes, sorry for the interruption friends, because there are some technical calls are going on and I'm not so expert in that way, so sorry for the interruption again. Yes, if your subordinate court already pronounced a judgment against you, so you can approach to the high court under the writ of certiorari and you can easily quash that judgment. Okay, and if your subordinate court did not pronounce the judgment but you feel that subordinate court may pronounce the judgment against me, so you can approach to the high court under the writ of prohibition and you can easily plead that sir, that I am totally unaware about the matter and I did not know that that house is under loan or something, that seller has taken loan against my house or not. I am just completely unaware about it. So you can easily plead that. Okay, and also it's my advice that please, if you haven't reported FIR, so please report the FIR under the case of fraud misrepresentation. Also you can fill a one case under the consumer forum. Okay, it is totally for your beneficial, because as a consumer you have been frauded by your seller, so you must fill the case. And if the seller has totally ran away and did not come to court, so you can approach a court that please issue the warrant against him so that he will be present in the court. Okay, so now we will going to end up our session, and if you like our session, please like our video, subscribe our YouTube channel and share our video. Okay, and stay safe. Jai Hind.